हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है एग्जामपुर के इस मंच पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ एसएसटी। भैया, सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से आपने होली सेलिब्रेट करी होगी। देखिए, कोविड-19 के चलते पिछले लगभग 2 सालों से कोई भी फेस्टिवल हम नहीं मना पा रहे थे, है ना। तो ऐसा हुआ कि कोविड का थोड़ा सा जाना हुआ और उसी समय पर लगभग होली पड़ गई। दिस वुड बी द वेरी फर्स्ट फेस्टिवल जिसे हम क्या कर पाएंगे, अपने पूरे दिल के साथ मना पाएंगे या मना रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करिएगा कि कैसा लगा भैया आपको ये त्यौहार 2 साल के गैप के बाद मना करके, ठीक है। और खेलिए, रंग खेलिए, सारी चीज़ें करिए, पर सेफली, सिक्योरली, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, अपने अपकमिंग एग्जाम्स का ध्यान रखते हुए इतना खेलिए कि भाई ऐसा ना हो कि ज़्यादा पानी से खेल लिया, होली खेल ली, रंग खेल लिया और उसके बाद बीमार पड़ गए, है ना, क्योंकि एग्जाम्स भी देने। चलो, तो आप सभी ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैम सैम्पल क्वेश्चंस करवाइए, सैम्पल क्वेश्चंस करवाइए। तो लीजिए, होली के दिन आप सभी के लिए ये रहा सरप्राइज कि आज अपन बच्चे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप उन क्वेश्चंस को किस तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पहले कि अपन अपने सेशन को आगे बढ़ाएं, देखो NTSE की अपनी क्लासेस हो रही हैं शाम को 3 से 4 बजे, ठीक है ना। और 10th बोर्ड की क्लासेस का टाइमिंग तो आपको पता ही है, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। तो जो भी नए बच्चे, आप सभी का बहुत स्वागत है एग्जामपुर के इस मंच पर। और ये रही अपनी 10th बोर्ड की क्लास, जिसमें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चंस के बारे में। अब ये सैम्पल क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स से हैं जिन मतलब छांटे हैं मैंने, जो सारे टॉपिक्स अपने हो गए, ठीक है। अब तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स अभी अपन ने पढ़ा नहीं है और मैं धर करके यहाँ पे आपसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराने लगूँ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्चुअली PPT बनाई थी बट वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पा रही है, तो आज ऐसे काम चला लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि भारत के शहरों और कस्बों में असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, भारत के शहरों व कस्बों में असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ, ठीक है ना। अपने पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन आपसे कितने मार्क्स में, कितने उसमें पूछा जा सकता है। कहने का मतलब है, अगर बहुत शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो आपको केवल ये लिखना है कि किस तरीके से भारत में जो है वो असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, शुरू हुआ था कस्बों में, शहरों में, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि ये थोड़ा सा ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना है, तो सबसे पहले आंसर राइटिंग में एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ये मैंने खुद अपने लाइफ में भी, अपने एकेडमिक लाइफ के टाइम पर ये चीज़ करी थी कि एक बात को पकड़ो, ठीक है, एक इवेंट को पकड़ो। अगर ये ऐसे करके जो पूरा का पूरा इवेंट है ना, ये जिस चीज़ के इर्द गिर्द पूरा का पूरा प्रश्न घूम रहा है, उस बात को पकड़ो, ठीक है। तो अगर लॉन्ग आंसर है तो पहले थोड़ा सा, लगभग 50 शब्दों में, 50 वर्ड्स में क्या करना, असहयोग आंदोलन क्या है, क्यों हुआ और कब शुरू हुआ, इसके बारे में बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देना, ठीक है ना। कि 1919 के जलियांवाला हत्याकांड के बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी, ठीक है। अहिंसात्मक ढंग से पूरा का पूरा आंदोलन चलाया गया, लेकिन बाद में चौरी चौरा में हिंसा होने के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। बस इतना, ठीक है, इतना शॉर्ट में। और अगर टाइम है तो उस वाले पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, ठीक है। और इसके बाद अब आ जाओ अपने मेन पॉइंट पर, अपने मेन क्वेश्चन पर, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत के शहरों व कस्बों में असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप कई सारे पॉइंट्स लिख सकते हो इसमें, लेकिन
क्या क्या लिखना है खास तौर पे आपको बताना है। जब मैं पढ़ा रही थी तब भी मैंने बताया था कि जब भी कुछ आंदोलन या क्रांति होती है उसमें मिडिल क्लास का रोल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जो मिडिल क्लास है या फिर जिसे आप क्या कहते हो, मध्यम वर्गीय, ठीक है, मध्यम वर्गीय, ठीक है। तो मध्यम वर्गीय लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट करना शुरू किया। मध्यम वर्गीय लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट करना शुरू किया इस पूरे के पूरे आंदोलन में, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, जो स्कूली बच्चे थे या जो विद्यार्थी आप कहते हो ना, विद्यार्थियों ने स्कूल या कॉलेज त्याग दिए, ठीक है ना, ठीक है। शिक्षकों ने पढ़ाना बंद कर दिया, एक ये पॉइंट लिख सकते हो आप, ठीक है ना। टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया। जो भी ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के जो भी सरकारी स्कूल वगैरह होते थे उसमें, ठीक है। वकीलों ने वकालत करना छोड़ दी, ठीक है। और क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, जो फॉरेन गुड्स हैं, जो विदेशी सामान है, ठीक है, मतलब जो भी सरकारी काम करने वाले लोग थे ना, सरकारी नौकरियां त्याग दी, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसे 2-3 पॉइंट में आप लिख सकते हो, ठीक है। सरकारी नौकरियां लोगों ने क्या कर दी थी, त्याग दी थी, छोड़ दी थी कि भैया हम अंग्रेजों का काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप एक यह भी पॉइंट लिख सकते हो कि इस तरीके से अलग अलग धीरे धीरे करके क्या हुआ, लोगों ने इन्वॉल्व होना शुरू किया, किसमें, हिस्सेदारी बढ़ाना शुरू करी, किसमें, बच्चे अपने असहयोग आंदोलन में, ठीक है ना। चलो आगे देखो, एक और बात क्या हुई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया, ठीक है ना। तो एक यह भी पॉइंट होगा बॉयकॉट वाला। देखो आप अपने आप से लिखोगे सारी चीजें क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। सैंपल पेपर सॉल्व कराने का मतलब है कि मैं यहाँ आपको पॉइंट्स बताऊंगी, हिंट्स बताऊंगी कि आप यह लिख सकते हो। इसके बाहर अपनी समझ से और भी बहुत कुछ लिख सकते हो। आप में बहुत क्षमता है, उस क्षमता को पहचानिए, डिपेंडेंट मत बनिए, ठीक है। किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट मत बनिए, ना मेरे ऊपर, ना कभी आप आगे पढ़ने जाएंगे तो अपने प्रोफेसर्स के ऊपर या किसी के ऊपर भी, ठीक है ना। तो मेरा काम है सैंपल पेपर सॉल्व करा के आपको गाइड करना, सो मैंने कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन से डील कर सकते हैं कि परत दर परत उस क्वेश्चन को क्या करिए, डील करिए, ठीक है। लोगों ने सामान को बॉयकॉट किया और क्या किया, विदेशी सामान को जला भी दिया, है ना। विदेशी सामान को विरोध में क्या किया, जब हम किसी चीज का विरोध प्रदर्शन करते हैं ना तो कहते हैं कि लो जला देंगे, ठीक है ना, इस चीज को जला ही देते हैं, ठीक है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। तो विदेशी सामान को जलाया भी, ठीक है ना, विरोध में, किसमें, विरोध में। चलो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, महिलाओं का एस्पेक्ट जो है, ठीक है ना, विमेन पार्टिसिपेशन जो है, इसे आप क्या कर सकते हो। देखो मैं थोड़ा सा हिंदी और थोड़ा सा इंग्लिश में, मतलब महिलाओं की सहभागिता, ठीक है ना। मेरी जितनी बात सुनोगे, जितना सुनते जाओगे साथ में, उतना समझ आता जाएगा, और जितना इग्नोर करोगे उतनी दिक्कत होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए पढ़ा रही हूँ कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी ये सेशन देखो इंपॉर्टेंट है। वो भी आपके भाई बंधु हैं, उन्हें भी वही पढ़ना है, आपको भी वही, केवल माध्यम का फर्क हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या है कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो और अपने हिंदी मीडियम के बच्चों को भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप विमेन पार्टिसिपेशन या महिलाओं के सहभागिता के ऊपर यह जरूर लिख सकते हैं खास तौर पर कि असहयोग आंदोलन भारत का, कह सकते हैं कि वो पहला आंदोलन, ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें कि महिलाएं घर से बाहर निकल करके स्वयं भी उस आंदोलन के, आजादी के आंदोलन में महिलाओं ने बराबर से क्या किया, अपनी सहभागिता दर्ज कराई। क्योंकि हकीकत यह है कि इसके पहले इतना ज्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। आप 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेंगे या कहेंगे कि मैडम वहां तो ऐसा, लेकिन वो सारे लोग अपवाद थे। झलकारी बाई उनकी जो फ्रेंड भी थी और उनको असिस्ट भी करती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी जो भी महिलाएं रही है इतने शौर्य वाली, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, आवाज उठाई, वो अपवाद थी। अपवाद का मतलब कि
वो लड़ रही थी इसका ये मतलब नहीं कि पूरे समाज की सारी औरतें लड़ रही थी, लेकिन असहयोग आंदोलन के बाद ऐसा हुआ कि क्या हुआ कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत मास लेवल पर हुआ, बहुत बड़े लेवल पर हुआ। तो आप यह भी लिख सकते हैं कि इस तरीके से भारत के शहरों व कस्बों में असहयोग आंदोलन है वो इस तरीके से शुरू हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हुआ। अब अगले क्वेश्चन से डील करते हैं। एक और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, जल्दी से देखो वो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जल्दी से देखो वो क्वेश्चन क्या है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन अच्छा लगा, पहली बात। और दूसरी बात, अपने फ्रेंड्स के साथ जरा क्या कर देना, इस सेशन को शेयर कर देना। तो एकल दलीय, ठीक है, एकल दलीय व्यवस्था, ठीक है, एकल दलीय और क्या है, द्विदलीय। ठीक है, एकल दलीय और द्विदलीय जो राजनीतिक पार्टियों की प्रणाली है उसमें क्या अंतर है। ठीक है, और द्विदलीय प्रणाली में अंतर। ठीक है ना, चलो तो आप क्या सारी बातें लिख सकते हो। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल वाला हमने मैराथन क्लास में अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुका है ना। पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन है और काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो एकल दलीय और द्विदलीय में आप पहले तो यही लिख सकते हो कि एकल दलीय पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, देश में एक ही राजनीतिक दल होता है। द्विदलीय में दो प्रमुख दल होते हैं। ठीक है ना, चलो, और ये लिख सकते हो फिर दूसरे पॉइंट में कि जो एकल दलीय व्यवस्था वाला देश होता है वहां पे क्या है, एक ही राजनीतिक पार्टी क्या करती है, चुनाव लड़ती है, वही जीतती है, वही सरकार बनाती है, मतलब सारी चीजें वही पार्टी करती है, इसके अलावा कोई और पार्टी नहीं आती। द्विदलीय में क्या होता है, दो दल होते हैं, तो इसलिए उनके बीच में क्या चलता रहता है, एक दल सत्ता हासिल करेगा और दूसरा दल क्या बन जाएगा, विपक्ष। ठीक है ना, तो इस तरीके से चलता रहता है विपक्ष और सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके बीच का क्या, कंपटीशन। ठीक है, ठीक है ना, 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल लिख दो कि एकल दलीय में क्या आ जाएगा, चाइना आ जाएगा। ठीक है, द्विदलीय में आपका यूएसए आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, चलो, और लास्ट में एक पार्ट और लिखना यहाँ पे साइड में, लास्ट में ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो साइड में लिखना नीचे कि एकल दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छी राजनीतिक दलों की प्रणाली नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें एक ही राजनीतिक दल का वर्चस्व होता है। जनता चाहे ना चाहे उन्हें उसी राजनीतिक दल को स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए एकल दलीय और द्विदलीय व्यवस्था में से अगर कोई व्यवस्था बेहतर है लोकतंत्र के लिए तो वो है द्विदलीय व्यवस्था, क्योंकि लोगों के पास कुछ नहीं तो कम से कम विकल्प होता है ना कि अगर ये अच्छा नहीं तो किसी और को चुन ले, है ना। एकल दलीय में तो यह भी नहीं होता। तो आप इस तरीके से लास्ट में ये पॉइंट भी लिखना, विश्वास मानो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसे लगेगा कि बच्चे ने पढ़ा है, बच्चे को समझ है। ठीक है ना, चलो, तो इसी अपने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की सीरीज है इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए और बीच बीच में लाती रहूंगी। ठीक है ना, लेकिन अभी लेती हूँ आप सभी से विदा। बेहतरीन तरीके से होली सेलिब्रेट करिए, बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चराइज तरीके से आंसर्स लिखिए। यहाँ पे आप लिखिए सिंगल पार्टी, ठीक है ना, सिंगल पार्टी सिस्टम। ठीक है, ठीक है, ऐसे प्रॉपर लिखो। और यहाँ पे लिखो क्या, 2 पार्टी सिस्टम। ठीक है, ठीक है ना, चलो, और इसके बाद एक एक पॉइंट बनाओ। यहाँ पॉइंट 1 लिखो, यहाँ इसका पॉइंट 1 लिखो, बराबर से आगे पीछे नहीं करो, साफ साफ लिखो। यहाँ दूसरा पॉइंट, यहाँ दूसरा पॉइंट, उसके बाद उदाहरण का पॉइंट जो लिखोगे तो चाइना यहाँ पे और यहाँ पे उदाहरण ये, और फिर थोड़ा सा नीचे जा करके यहाँ कहीं पर क्या करना, अपना कंक्लूजन लिखना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है एकल दलीय या द्विदलीय वो कौन सा ज्यादा बेहतर माना जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए। या ऐसा उल्टा भी लिख सकते हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा किसे माना जाता है ज्यादा बड़ा, तो खतरा ज्यादा बड़ा किसे माना जाएगा, एकल दलीय व्यवस्था को। ठीक है, तो आप जैसे चाहें वैसे चीजों को घुमा सकते हैं। आंसर और पेन और अपॉर्चुनिटी सब आपके हाथ में है। चलो भाई, ऐसे ही सैंपल क्वेश्चंस लाती रहूंगी आप सभी के लिए। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि एग्जामिनेशंस में कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। ठीक है,
देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलती हूँ फिर अगली क्लास में। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ, टेक केयर।